जनता कृपया ध्यान दें, फरवरी 2027 से देश में जनगणना शुरू होने जा रही है। अगर आपके जरूरी दस्तावेज अब तक नहीं बने हैं तो उसे बनवा लीजिए, या फिर अगर किसी दस्तावेज में नाम, पता, उम्र, जाति या आपके जेंडर को लेकर कोई भी जानकारी गलत है तो उसे तुरंत सही करा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही अब आपको ये सभी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि जनगणना के दौरान किन किन दस्तावेजों को दिखाना पड़ेगा और इस दौरान आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रही है। इससे पहले 2011 में देश में जनगणना हुई थी। वैसे तो हर 10 साल में देश में जनगणना होती है, लेकिन 2011 के बाद 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना की वजह से डिले हो गई। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, यानी भारत में कुल कितने घर हैं इसका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जो 2026 में अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी और सितंबर 2026 तक चलेगी। और फिर दूसरे चरण में जनसंख्या जनगणना होगी, यानी आपकी और हमारी गिनती, जो फरवरी 2027 से शुरू होगी। इस जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा, जो आपके दस्तावेजों की जानकारी अपने हाथ में मौजूद टैबलेट में दर्ज करेंगे। यानी अब आपको किसी प्रकार के कागज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। बस सिर्फ जनगणना के दौरान आए कर्मचारी को जरूरी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, जिसके बाद जनगणना कर्मी आपका डेटा अपने टैबलेट में दर्ज कर लेंगे। जनगणना के दौरान आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये हम आपको 2011 की जनगणना के दौरान पूछे गए सवालों के आधार पर बता रहे हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं आपको क्या क्या दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जनगणना के दौरान आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल, व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध क्या है, लिंग पुरुष या स्त्री या थर्ड जेंडर, जन्म तिथि और उम्र क्या है, जन्म मूल स्थान पर हुआ या कहीं और, अगर किसी और राज्य से हैं तो यहां कितना समय हो गया, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, शादी के वक्त उम्र कितनी थी, कुल कितने बच्चे हैं, बेटा और बेटियों की संख्या कितनी है, धर्म, संप्रदाय और जाति क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, रोजगार के तौर पर आप क्या काम करते हैं, अगर बेरोजगार हैं तो पैसा कमाने का जरिया क्या है, और अगर नौकरी करते हैं तो किस साधन से ऑफिस जाते हैं, घर में मोबाइल या इंटरनेट है, घर में वाहन कौन कौन से हैं, पीने के पानी और बिजली का सोर्स क्या है, क्या घर में टीवी, फ्रिज, कूलर है। ऐसे ही तमाम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जानिए कि जनगणना के दौरान आपको क्या दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। जनगणना के दौरान आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपके घर से जुड़े दस्तावेज, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज देखे जा सकते हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि आपको किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दस्तावेज मांगे जाते हैं तो आपके पास अगर वो दस्तावेज मौजूद है तो आप दिखा सकते हैं। वहीं बेघरों की जनगणना की बात करें तो देश में बहुत से लोग इस वक्त बेघर हैं। ये लोग सड़कों, चौराहों और शहरों में रहते हैं। जनगणना में इनकी भी गिनती है। साल 2011 की जनगणना में ऐसे बेघर लोगों की गिनती 28 फरवरी को एक दिन में हुई थी। बेघर लोगों की गिनती अक्सर रात में की जाती है। उस रात के दौरान जनगणना सर्वेक्षक रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अन्य जगहों पर जाकर बेघर लोगों की गिनती करते हैं। अभी सरकार ने विस्तार से अगली जनगणना के बारे में नहीं बताया, इसलिए अभी ये पता नहीं है कि इस बार बेघर लोगों की गिनती कैसे की जाएगी। आपको बता दें कि लोगों द्वारा दी गई जानकारी यहाँ पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है और कानूनन इसे न्यायालयों में भी नहीं दिखाया जा सकता। अब ये समझिए कि जनगणना का क्या फायदा होता है। जनगणना देश की आबादी, उसकी संरचना और जरूरतों को समझने में मदद करती है। इसके आधार पर सरकारें अपनी नीतियां और योजनाएं बनाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्य।
साथ ही ये सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। जैसे महिला आरक्षण इसमें प्रमुख है। इसमें जातीय जनगणना पर भी जोर दिया गया है, जिससे सभी जातियों के आंकड़े भी मिल सके। देश में जाति जनगणना की मांग काफी समय से की जा रही थी। इस मांग को पूरा करने का फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 30 अप्रैल को लिया था। जनगणना से मिलने वाले आंकड़े देश में विकास की नीतियों को बनाने में नई दिशा देंगे। इसके साथ ही ये आंकड़े नई राजनीति को भी जन्म देंगे। इसका सबसे बड़ा असर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर पड़ना है। इसलिए सरकार जनगणना में जाति के कॉलम को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पहले जातियों की सूची बनाएगी। इस सूची को अंतिम रूप देने से पहले सरकार राजनीतिक दलों की भी राय जान सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची भी इसमें शामिल है। इसके मुताबिक अनुसूचित जाति में 1270 जातियां हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति में कुल 748 जातियां हैं। वहीं ओबीसी की जातियों को लेकर संशय है, इसे ही दूर करने की कोशिश इस जनगणना के तहत की जाएगी। अब ये समझिए कि किस कानून के तहत ये जनगणना होती है। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। ये कानून जनगणना को कानूनी अधिकार देता है। जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की ओर से कराई जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 अंतिम बार 1994 में संशोधित किया गया था। ये कानून केंद्र सरकार को जनता से विवरण मांगने का अधिकार देता है, जैसा कि फॉर्म में उल्लेख किया गया है। इस कानून की धारा 8 के मुताबिक जनगणना अधिकारी ऐसे सभी सवाल पूछ सकते हैं जिन्हें पूछने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हों। इसलिए जाति जनगणना के लिए इस कानून में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजादी से पहले 1881 से 1931 के बीच देश में ब्रिटिश सरकार की ओर से कराई गई जनगणना में सभी जातियों की गिनती की गई थी। लेकिन 1951 में हुई आजाद भारत की पहली जनगणना में सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना न करने का फैसला किया था। सरकार ने 1961 में राज्यों से कहा था कि अगर वो चाहे तो अपने स्वयं के सर्वेक्षण करे और ओबीसी की राज्य विशिष्ट सूचियां तैयार करे। कुछ इसी तरह का सर्वेक्षण पिछले सालों में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी करवाया है।